हाय फ्रेंड्स, एबीएम का यूनिट 23 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। ये चैप्टर आपका रिस्क मैनेजमेंट, जो भी बैंकों के लोन है वहाँ पे बैंकों को कई टाइप के रिस्क फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उस रिस्क को लेके है और अलग अलग जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, जैसे आपका सिबिल हो गया या और भी कई रेटिंग एजेंसीज, उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले रिस्क की बात समझते हैं। जैसे चैप्टर का नाम ही आपका रिस्क मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जो आपके क्रेडिट रिस्क की बात की गई है। मीनिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? क्रेडिट रिस्क का मतलब है, मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को हाउसिंग लोन दिया। हर महीने उसका ईएमआई बना, मान लीजिए 20,000 आपने दिया, 25 लाख का लोन और 20,000 हर महीने ईएमआई उसको पे करना है। बोरोवर क्या करता है, एक महीना ईएमआई तो पे करता है पर उसके बाद से ईएमआई पे करना बंद कर देता है। तो ये है आपका क्रेडिट रिस्क, मतलब बोरोवर आपका डिफॉल्ट कर जाएगा। ठीक है, और वो आपका यहाँ पे बताया और भी रिस्क बैंकों को फेस करने पड़ते हैं। उसको तीन तरह से क्लासिफाई किया है। पहला आपका ऑपरेशन रिस्क, दूसरा मार्केट और तीसरा क्रेडिट रिस्क, जो हमने अभी यहाँ पे देखा। ऑपरेशन रिस्क का मतलब क्या है कि कोई फ्रॉड हो जाए या सिस्टम फेलियर हो जाए या कोई स्टाफ की फ्रॉड की वजह से, सिस्टम के फेल की वजह से, या कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ जाए जैसे फ्लड्स आ गया, तो उसकी वजह से बैंकों को जो लॉस फेस करना होता है, जो रिस्क होता है, उस रिस्क को बोला जाता है ऑपरेशनल रिस्क, जो डे टू डे ऑपरेशन को इम्पैक्ट करेगा। और ये किसी भी स्टाफ के फ्रॉड की वजह से, नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से या आपके सिस्टम के फेलियर की वजह से हो सकता है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब मार्केट के फैक्टर्स, जैसे एक्सचेंज रिस्क, जो कि आपका मार्केट का रेट है, या फिर इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट एडवर्सली चला जाए। मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है आपके एडवर्स वे में आपको इम्पैक्ट करे। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। मार्केट रिस्क में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? मार्केट रिस्क में वो रिस्क है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये मार्केट के फैक्टर्स होते हैं। मार्केट रिस्क में जनरली कुछ फैक्टर्स, जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया या फिर एक्सचेंज रिस्क हो गया। इंटरेस्ट रेट रिस्क, मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड या कुछ खरीदा है और मार्केट में उसका प्राइस डाउन चला गया, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको कम उसमें मिल रहा है, उसमें जो रिटर्न था वो आपका कम हो गया। ये एक्सचेंज रेट जनरली, जैसे आप मान लीजिए जो फॉरेन करेंसीज है, आपको कुछ फॉरेन करेंसीज लेनी है बैंकों को, और उसमें जो है एक्सचेंज रिस्क क्या हो गया, महंगा हो गया उनके लिए। ठीक है, मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा रुपीज देना पड़ेगा फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए। तो ये सारे हमारे मार्केट रिस्क के एग्जांपल हो जाएंगे। ये सारे हमारे अनकंट्रोलेबल है, मतलब इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ मार्केट के फैक्टर्स की वजह से होता है, तो ये अनकंट्रोलेबल रिस्क है। तीसरा जो क्रेडिट रिस्क है, इसके बारे में हमने शुरू में भी देखा था कि कस्टमर अपना पेमेंट नहीं कर रहा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर रहा। जो भी रिपेमेंट टर्म्स में उसने बोला था कि मैं प्रॉपर अपना ईएमआई यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करूंगा, वो नहीं पे कर रहा, तो उसी को बोला जाता है आपका क्रेडिट रिस्क। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इस क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करते हैं? ये जो तीसरा रिस्क है क्रेडिट रिस्क, उसी के फैक्टर्स की बात की। तो मेनली दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है दोस्तों एक्सटर्नल और दूसरा आपका इंटरनल रिस्क। एक्सटर्नल फैक्टर जो कि क्रेडिट रिस्क को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें ये सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे आपका एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे, यानी ये सारे फैक्टर्स बैंकों के अपने कंट्रोल में नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब ये बाहरी फैक्टर हैं, और इन फैक्टर से जो है हमारा क्रेडिट रिस्क को इम्पैक्ट पड़ता है। इन्होंने जो है ना हमें एग्जांपल्स दिए, थोड़ा थोड़ा देखते हैं इसमें। एक्सचेंज रेट जानते हैं ना कि आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी है और वो आपको महंगी पड़ रही है। इंटरेस्ट रेट में कुछ फ्लक्चुएशन हो गया, जैसे मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो जिसकी वजह से हमें बैंकों को फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन भी क्या है, आपका एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है। या आपकी गवर्नमेंट जो है उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई है जो बैंकों के फेवर में नहीं है। ठीक है, या कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है जो बाकी कंट्रीज को प्रोटेक्ट की जा रही है, जिसमें आपको रिस्क हो सकता है। या पॉलिटिकल रिस्क, कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज आ जाती है, तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है किसी भी कंट्री का, वो भी उसके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, ये भी उसका एक्सटर्नल रिस्क ही माना जाता है। अब मान लीजिए बैंकों को अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा प्रोडक्ट सॉरी आपकी पब्लिकल आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से आपका काम रुक गया, बैंकों का काम रुक गया। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी है जो क्रेडिट रिस्क को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे ओवर कंसंट्रेशन कर दिया, ओवर एक्सपोजर। ओवर एक्सपोजर का मतलब होता है कि किसी एक सेगमेंट को या किसी स्पेसिफिक एरिया को या किसी टाइप के कस्टमर को आपने क्या किया, ज्यादा लोन दे दिया। ठीक है, तो अगर आपने बहुत सारा लोन एक ही टाइप के कस्टमर को दिया, मान लीजिए हाउसिंग लोन सेक्टर है या
रिटेल कस्टमर्स है, उनको आपने बहुत सारा लोन दिया, तो अगर हाउसिंग लोन की वैल्यूज डाउन जाएगी, हाउस की रियल स्टेट डाउन जाएगा, तो बैंकों का लोन एनपी होने का बहुत खतरा है। क्यों? क्योंकि घर बेच के भी फिर आप अपने पैसे का रिकवरी नहीं कर पाएंगे, इन केस बोरोवर अगर एनपी भी हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स है जो आपके इंटरनल फैक्टर्स है कि आपने ज्यादा लोन एक सेक्टर को दिया, ये तो आप ही का खुद का फैक्टर है ना इंटरनल, ये बैंकों के खुद के कंट्रोल में। या फिर जो आपकी साइक्लिकल इंडस्ट्रीज होती है जो कभी बहुत हाई कैश फ्लो अर्न करती है, जो कभी बहुत मतलब सीजनल इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हैं। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज मतलब जिनका पर्टिकुलर सीजन में बहुत अच्छा कैश फ्लो, बहुत अच्छी कमाई होती है, किसी सीजन में बहुत कम कमाई होती है। ठीक है, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को आपने ज्यादा लोन दे दिया, तो वो भी आपका इंटरनल रिस्क हो सकता है, इंटरनल फैक्टर हो सकता है क्रेडिट रिस्क का। या लोन का पर्पस क्या है वही आपने इग्नोर कर दिया। और ये सारे जो आपने लोन पॉलिसीज बनाई है, बैंकों ने खुद की जो लोन पॉलिसी बनाई है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। या जो क्रेडिट अप्रेजल या मॉनिटरिंग की जाती है उसकी बहुत ही खराब क्वालिटी है। लो क्वालिटी का मतलब आपका क्रेडिट अप्रेजल और मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा सही नहीं है। और रिकवरी जो मैकेनिज्म है वो भी आपका काफी खराब है, या उसमें कमी है, रिकवरी मैकेनिज्म भी अच्छे से नहीं है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो बैंकों के क्रेडिट रिस्क को इफेक्ट डालते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ साइड में इन्होंने क्रेडिट रिस्क की कुछ कैटेगरीज दी है, थोड़ा थोड़ा उसको देखेंगे। कंसंट्रेशन रिस्क मतलब किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को ही या किसी एक स्पेसिफिक बोरोवर को ही आपने ज्यादा लोन दे दिया और वो बोरोवर डिफॉल्ट हुआ तो आपका सारा लोन ही डूब गया। ठीक है, तो वो होता है आपका कंसंट्रेशन रिस्क। इंडस्ट्री रिस्क होता है कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, मान लीजिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा अमाउंट का लोन दिया और वो इंडस्ट्रीज डूब गई, जिसकी वजह से आपका लोन अमाउंट भी डूब गया, वो होता है आपका इंडस्ट्री रिस्क। नेक्स्ट है डिफॉल्ट रिस्क, जिसमें कस्टमर आपका क्या करता है, डिफॉल्ट कर जाता है, प्रॉपरली अपना लोन नहीं पे करता। स्प्रेड रिस्क क्या है? स्प्रेड रिस्क का मतलब होता है कि जो बैंकों का स्प्रेड स्प्रेड जो रिस्क होता है बैंकों का, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए जैसे कोई भी बैंक ने लोन में इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट में कैसा डिसाइड किया कि जैसे कोई बेंचमार्क ले लिया, मान लीजिए ईबीएलआर, और अपना कोई स्प्रेड इसमें रख लिया। तो वो जो स्प्रेड है उसमें बैंकों का जो मार्जिन है वो काफी कम हो गया, कंपेरेटिवली जो है कम हो गया, तो उसमें आपका स्प्रेड रिस्क हो जाएगा। डाउनग्रेड रिस्क क्या होता है कि बैंक ने मान लीजिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके शेयर्स में, बॉन्ड में, उस कंपनी की जो रेटिंग है वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो कंपनीज होती है जैसे मान लीजिए सिबिल, क्रिफ, ये इन्होंने कंपनी की रेटिंग डाउन कर दी, जिसकी वजह से डिफॉल्ट का चांस बढ़ गया। रिकवरी रिस्क में क्या है कि आपके रिकवरी के जो चांसेस है बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, आपका जो पैसा रिकवर होने का बहुत ही कम चांस बचेगा, वो सब हमारे रिकवरी रिस्क में आ जाएगा। स्टेप टेकन, तो ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि क्रेडिट रिस्क को कम किया जाए? तो दो तरह से स्टेप्स है जिसकी वजह से आप क्रेडिट रिस्क को कम कर सकते हैं। तो एक मैक्रो लेवल पे है और दूसरा माइक्रो लेवल पे है। ठीक है, तो पहले मैक्रो लेवल पे समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स किए जाएंगे। सो मैक्रो लेवल पे क्या होगा कि बैंकों के जितने भी लोन है, पूरा का पूरा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उस पे फोकस किया जाएगा, उसके रिस्क को कम करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एक एक लाइन में डिफरेंस जानना चाहें, मैक्रो और माइक्रो में ये डिफरेंस है, इसमें बैंकों के जितने भी लोन है, ओवरऑल क्रेडिट पोर्टफोलियो मतलब बैंकों ने हाउसिंग लोन दिया, कार लोन दिया, रिटेल लोन दिए, कंपनी को लोन दिए, तो बहुत सारे जो भी लोन है, सारे जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब सारे ही टाइप के जो लोन है, उसके रिस्क को कम किया जाएगा। माइक्रो में क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल लोन को देखा जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल जो लोन है उस पे फोकस किया जाएगा माइक्रो लेवल पे। यहाँ पे सभी पे सारे के सारे जो लोन है, सारे के सारे क्रेडिट पोर्टफोलियो पे एक साथ फोकस किया जा रहा है, उसके रिस्क को कम करने की कोशिश की जा रही है। माइक्रो में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इंडिविजुअल लोन्स जो होते हैं बैंकों के, उस पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैक्रो में क्या क्या चीजें की जाती है। सो मैक्रो में क्या क्या मेजर्स है, बैंक क्या करेगा कि अपना रिव्यू करेगा, जो भी लोन पॉलिसीज बैंकों ने बनाई है, चाहे वो सिंगल या ग्रुप बोरोवर्स को लेके है, उस पॉलिसी को चेक करेगा कि ये पॉलिसी कितनी सही है, उसका रिव्यू करेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, इसमें अगला काम होगा कि बैंक अपनी लिमिट सेट करेगा कि वो किसी स्पेसिफिक बोरोवर को या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को कितना जो है लोन दे सकता है, तो उसको लेके बैंक अपनी लिमिट भी सेट करेगा। ठीक है, और जो पहले से नॉर्म्स चले आ रहे हैं उसका रिव्यू करेगा और लिमिट्स भी इसमें सेट करने का काम करेगा। तो ये सारे हमारे मैक्रो लेवल की चीजें हैं। बैंक अपने लोन को भी टाइमली क्लासिफाई करेगा। क्लासिफाई करने से क्या फायदा होगा, क्वालिटी के हिसाब से अपने लोन को क्लासिफाई करने से ये फायदा होगा कि आपने पहले से अपने लोन को अच्छी क्वालिटी खराब क्वालिटी से क्लासिफाई किया है, तो अचानक से कोई लोन अगर आपका बैड डेप्ट हो गया तो इससे आपको किसी टाइप का शॉक आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने लोन की क्वालिटी के आधार पे पहले से उसको क्लासिफाई किया होगा। अच्छी क्वालिटी का लोन मतलब जहां पे बहुत ही रेयर चांस है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मान लीजिए हाउसिंग लोन दिया,
एक का गवर्नमेंट जॉब है, दूसरे का प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट वाला आपका अच्छी क्वालिटी का लोन हो गया, प्राइवेट वाला थोड़ा कम क्वालिटी का लोन हो गया, ठीक है। बैंक अपनी कुछ पॉलिसीज भी बनाएगा, स्ट्रेस रेजोल्यूशन, जैसे रैक्टिफिकेशन ऑफ लोन में क्या होता है कि कस्टमर को समझाया जाता है या फिर लोन से एग्जिट कराया जाता है ताकि कोई दूसरा बैंक उसको टेक ओवर करे। रिस्ट्रक्चर में टर्म्स कंडीशन वो सब लोन की चेंज की जाती है, टेन्योर थोड़ा बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट थोड़ा घटाया जाता है। कॉम्प्रोमाइज में क्या है कि बोरोवर को मौका दिया जाता है, एक ऑफर दिया जाता है कि वन टाइम जो है पूरे लोन की सेटलमेंट कर लो। मान लीजिए 20 लाख का आउटस्टैंडिंग है तो 15 या 14 लाख में बैंक उसको सेटल कर देगा, वन टाइम पेमेंट कस्टमर को करनी रहेगी। रिकवरी में बैंक कई सारे तरीके अपनाता है, जैसे कोई सूट फाइल कर दिया, लोक अदालत, और भी कई सारे तरीके हैं जो बैंक अपने लोन की रिकवरी के लिए करता है। लास्ट है राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब लोन को अपनी बैलेंस शीट से हटा रहा है, ये वर्स्ट केस में किया जाता है राइट ऑफ। और इसमें क्या होता है, प्रोविजन में जो आपने पैसा रखा या प्रोविजन का पैसा कम पड़ेगा लोन की हटाने के लिए, क्योंकि लोन का जो आउटस्टैंडिंग है वो बैंकों को खुद से पे करना पड़ेगा, तो प्रोविजन से पैसा कम पड़ेगा तो प्रॉफिट और लॉस से, तो इस तरह से राइट ऑफ भी कर देगा। तो ये सारे वो तरीके हैं जिसकी हेल्प से बैंक अपने लोन को क्या करता है, मैक्रो लेवल पे रिस्क को कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रो लेवल की, तो माइक्रो लेवल पे बैंक क्या क्या करता है। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी टाइप के लोन के लिए सबके लिए एक रूल बनाए जा रहे हैं। इसको अगर एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझे तो मैक्रो लेवल पे मतलब जो प्रिंसिपल है स्कूल का, तो वो सभी क्लासेस के बारे में, सबके बारे में रूल्स बनाएगा, देखेगा कि कैसे स्कूल का अच्छा परफॉर्मेंस हो। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्लास की क्लास टीचर है तो वो क्लास टीचर अपनी क्लास के बारे में सोचेगी कि क्या हमें अपनी क्लास को इम्प्रूव के लिए करना चाहिए। तो प्रिंसिपल के हिसाब से और क्लास टीचर के हिसाब से वही डिफरेंस है मैक्रो और माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे आप इंडिविजुअल लोन के बारे में सोचते हैं कि इंडिविजुअल लोन का रिस्क कैसे घटाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप जो है बैंक क्या करेगा, अपनी पॉलिसीज चेक करेगा, जो भी उसने लोन के अप्रेजल के लिए, लोन सैंक्शन या लोन को डिलीवर करने के लिए, लोन को डिस्पर्स करने के लिए जो बनाया है उसका रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। इसमें बैंक जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी कस्टमर से लेता है, कोलेटरल सिक्योरिटी में मतलब क्या होता है कि कस्टमर कोई प्रॉपर्टी ये सब बैंकों को दे रहा है, कोई गारंटी दे रहा है, तो उन सब का रिव्यू किया जाता है, उनको चेक किया जाता है कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है। इसमें जो क्रेडिट रेटिंग होता है या जो क्रेडिट स्कोर मिलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें यह भी है कि अगर आपको बहुत ही बड़े अमाउंट का लोन देना है तो बैंक क्या कर सकता है, कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग का सहारा भी ले सकता है। कंसोर्टियम बैंकिंग क्या होता है या मल्टीपल बैंकिंग, एक मान लीजिए 1000 करोड़ का लोन दे रहा है तो इतना बड़ा लोन बैंक अकेले ना देके 4 बैंक मिलके 250-250 करोड़ का लोन दे सकते हैं। तो ये होता है कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग में। तो इससे क्या है कि रिस्क को आपने ट्रांसफर कर दिया, पहले आपके ऊपर 1000 करोड़ का रिस्क होता, लेकिन अब आपने क्या किया, सिर्फ 250 करोड़ का रिस्क है, बाकी का रिस्क उन 3 बैंकों पे है जिनके साथ मिलकर आपने ये लोन दिया, ठीक है। तो ये आपका मैक्रो और माइक्रो लेवल हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्रेडिट रेटिंग। सो क्रेडिट रेटिंग से क्या पता चलता है कि कोई भी जो लोन है उसमें कितना क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रेटिंग से उसका काफी आइडिया हमें पहले ही लग जाता है, ठीक है। और मान लीजिए दो सेम टाइप के प्रोजेक्ट है लेकिन प्रोमोटर्स अलग अलग है, तो उसका हम अप्रेजल करना चाहते हैं कि लोन चलेगा नहीं चलेगा, लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो आप उनकी अलग अलग जो क्रेडिट रिस्क है वो उनकी रेटिंग से भी उनका आइडिया लगा सकते हैं। और जो आपके क्रेडिट रिस्क होते हैं उसमें क्रेडिट रेटिंग एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो क्या क्या चीजें हमारी क्रेडिट रेटिंग मदद करता है, क्रेडिट रेटिंग में जैसे मान लीजिए आपकी सिविल, कोई कंपनी है सिविल, तो वो किसी कस्टमर की या कंपनी की रेटिंग दे रही है, क्रिफ है, और भी कई सारे रेटिंग एजेंसीज कंपनी है जो कस्टमर्स की रेटिंग देने का काम करती है। तो जब भी आप कोई क्रेडिट प्रपोजल, कोई भी लोन का प्रपोजल आया है उसको अप्रेस कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि लोन दे या ना दे, कुछ तरीके आपके पास है। मतलब जो आपकी रेटिंग एजेंसी है उससे आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं कि डिसाइड करना कि कोई भी लोन है उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस कराए। प्राइसिंग मतलब इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करना चाहिए, पहले में हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोन हमें लेना है या रिजेक्ट करना है। दूसरे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट हमें कितना चार्ज करना है, ठीक है। तीसरे में हम ये जानते हैं, क्रेडिट रेटिंग से हमें आइडिया लग जाता है कि कितना रिस्क है, ठीक है। और रिस्क के आधार पर आप क्या करते हैं, प्रोविजन का असेसमेंट कर लेते हैं कि कितना प्रोविजन रखना चाहिए। और लोन रिव्यू में भी ये हमारी मदद करता है। इसको लेके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज क्या है, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, तो नाम आपको एज इट इज याद करना है। कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दिया है तो उसके नाम यहाँ पे दिए हैं। और देख सकते हैं आप ये नाम, केयर, CRISIL, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ICRA, ब्रिक वर्क रेटिंग, आपका एस्यूट रेटिंग, इन्फॉर्मेट्रिक वैल्यूएशंस एंड रेटिंग। तो ये सारी हमारी डोमेस्टिक रेटिंग है। ऐसे इंटरनेशनल में 3 है, फिच, मोडी और आपका
फिच रेटिंग, मूडीज रेटिंग और आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो ये क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि इंटरनेशनल या आपकी रेटिंग एजेंसीज कौन सी है। तो ये 3 नाम याद कर लीजिए, फिच, मूडीज और आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर। मैथोलॉजी ऑफ क्रेडिट रेटिंग, तो क्रेडिट रेटिंग किस तरीके से ये काम करता है। सो क्रेडिट रेटिंग की एग्जैक्ट मैथोलॉजी किस तरह से काम करती है, तो इसमें जो भी बैंक है वो अपनी अपनी खुद का रेटिंग मॉडल जो है रेडी करता है। जिस हिसाब से बैंकों की लोन पॉलिसीज है या जो रिस्क परसेप्शन है, रिस्क है, उस हिसाब से बैंक अपनी लोन पॉलिसीज जो है सॉरी उस हिसाब से बैंक अपना रेटिंग मॉडल जो है बनाता है। अगर इस रिस्क मॉडल की या रेटिंग मॉडल की बात करें तो इसके जो कॉमन फीचर है इसमें क्या होता है कि एक स्कोर दिया जाता है। अलग अलग टाइप के रिस्क है, मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रिस्क है उनको एक वेटेज दिया गया है, और उन वेटेज के आधार पे एक स्कोर रेडी होता है और उस स्कोर से जो है पता लगाया जाता है कि कितना रिस्क है इस प्रपोजल में। ठीक है। जो मेन कैटेगरीज है जिसके आधार पर आपको स्कोर दिया जाता है वो है आपका प्रमोटर। कंपनी की अगर हम बात करें तो प्रमोटर क्या है, मैनेजमेंट कौन है उसका, और किस टाइप की सिक्योरिटीज हमें कंपनी ने ऑफर की है, क्या कोई कोलेटरल सिक्योरिटी या कुछ और सिक्योरिटी हमें दी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको देख के भी हम रिस्क का आइडिया लगा सकते हैं। किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप की वो इंडस्ट्रीज है, तो इन चीजों के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी का कितना रिस्क है, और उस हिसाब से एक स्कोर यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव, तो क्रेडिट डेरिवेटिव को आप यूज कर सकते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए। क्रेडिट डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या होते हैं। क्रेडिट डेरिवेटिव एक तरह के इंस्ट्रूमेंट है जो आपके रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। किसी भी टाइप का क्रेडिट रिस्क है, मान लीजिए क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है दोस्तों, कि बोरोवर जो है डिफॉल्ट कर जाएगा। ठीक है। तो आप क्रेडिट डेरिवेटिव की हेल्प ले सकते हैं ताकि अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर गया तो भी आपको इन डेरिवेटिव की हेल्प से आपके लोन का पेमेंट मिल जाता है। इनको आप कंपेयर कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसे आपको इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस है तो जब बीमार पड़ेगा तो उस पर्सन को जो बिल है हॉस्पिटल का बिल वो इंश्योरेंस कंपनी पे करके देगी। ठीक है। तो क्या वो फ्री में आता है? नहीं। इंश्योरेंस के लिए आपको प्रीमियम यानी कॉस्ट पे करनी होती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है। जो क्रेडिट डेरिवेटिव है वो भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी होती है। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहें तो एक इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें दो टाइप की कैटेगरीज है। पहला आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, दूसरा है क्रेडिट लिंक नोट। बहुत सिंपल समझते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है, ये बिल्कुल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो जिसको आप बोल सकते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि एक सेलर होगा, रिस्क सेलर होगा, यानी बैंक जो अपना रिस्क किसी को बेच रहा है। बैंक बेच क्या रहा है अपना रिस्क। जैसे आपको रिस्क है कि अगर कुछ बीमार होंगे, हॉस्पिटल का बिल आएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो आप कौन है, आप अपना रिस्क बेचने वाले हैं। तो सेम एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बैंक के बीच में। बैंक एक प्रीमियम पे करेगा बायर को। तो एक बायर होगा जो सीडीएस यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वाला इंस्ट्रूमेंट बैंक को देगा, बदले में बैंक उसको प्रीमियम पे करेगा। इन केस डिफॉल्ट हो जाता है तो सीडीएस क्या होता है कि सीडीएस जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप पब्लिकली ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है। इसकी पब्लिक ट्रेडिंग की जाती है। इसमें क्या होगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कि अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर गया तो उस केस में बैंक का लोन, ये जो आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का जो बायर था जिसने आपसे ये प्रोडक्ट खरीदा था वो आपको लोन की पेमेंट इसमें कर देगा। इसमें सिर्फ जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही कवर करता है, इंटरेस्ट की आपको रिकवरी नहीं होती है। ठीक है। तो डिफॉल्ट प्रोटेक्शन जो इसमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल में मिलता है, आपका इंटरेस्ट में नहीं मिलता है। एक और है कि ये जो सीडीएस है ये स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट है, यानी आईएसडीए, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएटेड ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। ये एक स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट होता है। और सेकेंड अगर हम प्रोडक्ट की बात करें वो है आपका क्रेडिट लिंक्ड नोट। क्रेडिट लिंक नोट क्या होता है, इसमें एक कंपनी होती है जिसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है। ये क्रेडिट लिंक नोट्स जो है इशू करती है, और जो क्रेडिट लिंक नोट वाला इंस्ट्रूमेंट इशू करती है इसके पास ये मतलब जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये क्या करती है एग्जैक्टली ये एक टाइप की बायर है। इसको आप बोल सकते हैं ये रिस्क बायर है, और रिस्क सेलर तो आपका बैंक होता ही है। तो इसमें बैंक क्या करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कंपनी होती है उनको अपना रिस्क बेचता है, बदले में इनको प्रीमियम पे करना होता है। ठीक है। तो बैंक एक प्रीमियम पे करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल को, और बदले में जो अपना रिस्क है वो इसको बेच रहा है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करती है, वो जो है ये क्रेडिट लिंक नोट्स को इशू करती है। ठीक है। और ये जो नोट्स है इसको कौन, जो आपके जनरल इन्वेस्टर्स है, जो पब्लिक है, वो इनको क्रेडिट लिंक नोट को खरीदती है। और जो पैसा मिलता है जैसे प्रीमियम की फॉर्म में किसी और फॉर्म में, तो उन पैसे से ये सब कंपनी क्या करती है, आपकी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये हाई क्वालिटी की सिक्योरिटीज यानी अच्छी क्वालिटी की सिक्योरिटीज में उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। अच्छी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है उनको इसमें, जो जनरल इन्वेस्टर्स है उनको फिक्स या वेरिएबल रिटर्न मिलता है। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको कुछ रिटर्न चाहिए होगा ना, तो उनको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिलता है क्रेडिट लिंक नोट्स के आधार पे। जैसे ही आपका जो मेच्योरिटी टाइम आता है उस टाइम पे
जो भी सिक्योरिटीज इन्होंने खरीदी होती है उसको वो बेच देती है और उस पैसे को इन्वेस्टर्स के बीच में बांट देती है। सो इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स है उनको उनका पैसा भी मिल जाएगा, और जो है अगर मान लीजिए डिफॉल्ट कर जाती है तो ये सिक्योरिटीज को बेच के जो पैसा है वो बैंक को दिया जाता है। ठीक है, तो यही इसमें एग्जैक्टली जो मेन प्रोसेस इसका यही है। क्रेडिट लिंक नोट में क्या होता है कि जो एक आपकी बैंक है वो अपना रिस्क एक कंपनी को बेचती है जिसको आप बोल सकते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। वो कुछ क्या करती है, वो कुछ जो है आपके इन्वेस्टर्स को जो है क्रेडिट लिंक नोट्स इशू करती है, और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, अब इन्वेस्टर्स को वो क्रेडिट लिंक नोट्स इशू कर रही है तो इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो उसको पैसा दे रहे हैं, उस कंपनी को पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से वो अच्छी क्वालिटी के असेट्स खरीदती है और उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसका जो रिटर्न है वो अपने इन्वेस्टर्स को देती है। और जब मेच्योरिटी होती है, मान लीजिए 5 साल या 10 साल की थी, तो मेच्योरिटी पे जो भी इसने इन्वेस्टर्स के पैसे से हाई क्वालिटी की सिक्योरिटीज खरीदी होती है वो उसको बेच देती है और वो पैसा इन्वेस्टर्स को वापस कर देती है। ठीक है, अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो डिफॉल्ट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा बैंक के लोन के लिए चला जाता है। यानी यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझे क्रेडिट लिंक नोट्स को, तो बस इतना हो रहा है कि बैंक है, बैंकों का लोन का खतरा है, रिस्क है, तो बैंक क्या करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को बोलता है कि मेरे लोन का रिस्क है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बोलती है कि आप हमें प्रीमियम पे करो, हम आपका रिस्क खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे ये एसपीवी कंपनी क्या करती है, क्रेडिट लिंक नोट्स को इशू करती है इन्वेस्टर से। तो जब नोट्स इशू कर रही है तो उसकी कुछ प्राइस होगी, कुछ वैल्यू होगी, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल को पैसे देते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पैसे देते हैं। मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख रुपए इसने इन्वेस्टर से ले लिया, उस पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है अच्छी क्वालिटी का जहाँ पे रिस्क बहुत कम है, और उससे जो रिटर्न मिलता है वो इन्वेस्टर्स को बांटती है। जब टाइम पूरा होगा, मान लीजिए 10 ईयर मेच्योरिटी था, तो जो टाइम पूरा होगा तो इसने जो सिक्योरिटीज खरीदी थी वो उसको बेच देगी, और बेच के जो पैसा मिलेगा वो इन्वेस्टर्स को वापस कर देगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए डिफॉल्ट हो गया तो उस केस में इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो एक तरह से इन्वेस्टर्स को मालूम होता है कि हम पैसा एग्जैक्टली लगा कहाँ रहे, हमें काफी रिस्की रिस्की इन्वेस्टमेंट है ये, तो रिस्की है तो उनको रिटर्न भी इसमें काफी अच्छा मिलता है, तो जो इन्वेस्टर्स है उनको काफी अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो ये भी एक टाइप का डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक एक नंबर का आप याद कीजिए दोस्तों, इसको लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका डेरिवेटिव को लेके आरबीआई ने क्या वॉरी जताई है। तो आरबीआई ने बोला कि डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंकों को रिस्क से प्रोटेक्ट तो करता है, पर अगर बैंक खुद से ये प्रोडक्ट बेचने लगेंगे तो बैंक भी खतरे में पड़ सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने जो है बैंकों को बोला है कि डेरिवेटिव मार्केट स्लोली ग्रोथ करे तो भी अच्छा है। वॉरेन बफेट्स आप जानते हैं, उन बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन का वेपन है। कौन, आपका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको रिस्क से बचा रहा है। ये आपने क्रेडिट डेरिवेटिव के 2 एग्जांपल देखे। तो इसमें क्या है, बैंकों का जो क्रेडिट रिस्क है उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, पर जो बायर ऑफ रिस्क है उसको तो बहुत बड़ा खतरा है ना, तो इसीलिए ये मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन का वेपन के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट हेडिंग है आरबीआई गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई ने क्या क्या गाइडलाइंस दी है। आरबीआई ने बोला है, आरबीआई ने जो रिस्क को मैनेज के लिए गाइडलाइंस दी है उसमें पहला है कि जो लेंडर्स है, यानी जो बैंक्स है, उनको अपना क्रेडिट प्रपोजल जो है करना चाहिए इंडिपेंडेंट होके। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एक्सटर्नल जो आपके आउटसाइडर है कंसल्टेंट, सिर्फ उन्हीं की रिपोर्ट के भरोसे पे बैठे हैं। बैंकों को अपना खुद से इंडिपेंडेंट क्रेडिट अप्रेजल करना है, मतलब जो भी लोन है उसका अप्रेजल खुद से करना है, और हो सके तो जो बैंक है जितना कम हो सके आउटसाइड कंसल्टेंट्स पे डिपेंडेंसी दिखाएंगे उतना बैंकों के लिए अच्छा होगा, ये इसमें बोला है। क्योंकि बाहर के लोग हैं, शायद वो पेड लेके भी कस्टमर की गलत रेटिंग आपको दे दे और आप उसको लोन दो तो बैंक का लोन डूब सकता है। तो इसीलिए बैंकों को खुद से अपना इंडिपेंडेंट रिव्यू करा लेना चाहिए जितने भी लोन प्रपोजल है। सेकेंड है कि जो बैंक है उनको सिनेरियो एनालिसिस करना चाहिए। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब जैसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कई सालों तक चलते हैं, तो अगर मान लीजिए डिले हो गई प्रोजेक्ट या कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आ गई, सोचा था 50 करोड़ में काम होगा पर 80 करोड़ है, तो उस केस में क्या प्लान रहेगा, तो उसको लेके आपको सेंसिटिविटी टेस्ट या सिनेरियो एनालिसिस कर लेने चाहिए। ये सारी बातें बैंकों को आरबीआई ने बोली हुई है। अगला है कि जो लेंडर्स है, जो बैंक है, उनको चेक करना है कि जो कैपिटल, जो इक्विटी कैपिटल प्रमोटर या शेयर होल्डर लेके आ रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं। क्या कोई बहुत ज्यादा लोन लेके तो ऐसा नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो प्रमोटर है वो जो खुद की कैपिटल ला रहा है वो भी उसने कहीं से लोन लिया है। तो ये सब चीजें बैंकों को चेक कर लेनी चाहिए। अगला है कि कंपनी एक्ट 2013 में ये चीज मैंडेटरी की है कि हर कंपनी के डायरेक्टर को एक नंबर एलोकेट किया जाएगा जिसको बोलते हैं डिन नंबर, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बैंक जब भी किसी कंपनी को लोन दे तो चेक कर ले कि ये जो डीन नंबर है, ये डायरेक्टर है, कहीं ये विलफुल डिफॉल्टर कंपनी का तो मेंबर नहीं है। तो ये चीज बैंकों को चेक कर लेनी चाहिए। अगला कि बैंकों को ये भी देखना है कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं,
ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं तो उसमें आरबीआई ने ये भी गाइडलाइंस में बोला है कि बैंक एंड यूज ऑफ फंड चेक करेंगे। एंड यूज ऑफ फंड का मतलब है कि जो पैसा दिया है वो एग्जैक्टली कस्टमर ने कहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये चीज भी बैंकों को चेक करनी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। या फिर बैंक चाहे तो कस्टमर से एक मैंडेट भी लिखवा सकते हैं कि आपका जो ऑडिटर है वो एक रिपोर्ट लिख के देगा कि आपने कोई डाइवर्जन या सिफोनिंग ऑफ फंड तो नहीं किया है। तो इससे क्या होगा, जो बोरोवर है उसका ऑडिटर आके आपको लिख के देगा कि हाँ कस्टमर ने कोई भी डाइवर्जन या सिपोनिंग ऑफ फंड नहीं किया है। या फिर जो हाई अमाउंट का लोन है वहां पे बैंक एग्रीमेंट में ये भी लिखा सकता है कि बैंक के खुद के ऑडिटर आके चेक करेंगे कि जो पैसा है वो सही तरह से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें दो टर्म्स है दोस्तों, डाइवर्जन एंड सिपोनिंग। डाइवर्जन ऑफ फंड का मतलब है कि पैसा बैंक ने लोन सैंक्शन किया, मान लीजिए कि मशीन खरीद देना, कस्टमर ने क्या किया, मशीन ना खरीद के उस पैसे को रॉ मटेरियल कहीं और बिजनेस के किसी और काम में लगा दिया, उसको बोला जाता है डाइवर्जन ऑफ फंड। दूसरा है सिफोनिंग ऑफ फंड। सिफोनिंग ऑफ फंड का मतलब है कि जो पैसा लोन पर्पस के लिए दिया है उसको लोन में ना इस्तेमाल करके कस्टमर अपने पर्सनल यूज के लिए किया। बोला था कि बिजनेस में पैसे को लगाना, कस्टमर ने बिजनेस में ना लगा के पर्सनल यूज के लिए उस पैसे को खर्च कर दिया, वो होता है आपका सिफोनिंग ऑफ फंड। ठीक है, तो बैंकों को इस बात को इंश्योर करना है कि कस्टमर जो है प्रॉपरली पैसे का इस्तेमाल करे, पैसे को कहीं डाइवर्जन या सिफोनिंग ना करे। अगला है यहाँ पे बोर्ड ओवरसाइट। तो जो बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी लोन की क्वालिटी खराब होने वाली है, ठीक है, तो उस पर स्पेशल फोकस करे। हो सके तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आने वाली है तो अर्ली उसको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि जितनी जल्दी अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे उतनी जल्दी आप लोन की रिकवरी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात बढ़ने से पहले आपकी रिकवरी टाइमली शुरू हो जाएगी। और बैंक चाहे तो CRILC यानी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट वाली जो रिपोर्ट होती है उसको भी यूज करे हमेशा जब भी उसकी रिक्वायरमेंट रहे। और बैंकों की जो भी पॉलिसीज हैं टाइम टू टाइम उन पॉलिसीज का रिव्यू करना चाहिए। और अगर बैंक चाहे तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी अपना रिव्यू कर सकता है। तो ये सारी गाइडलाइंस आरबीआई ने बैंकों को दी है ताकि वो जो है अपना क्रेडिट रिस्क को कम कर सके, उसको मैनेज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस शुरू हुई। इससे क्या है, बैंकों को अलर्ट मिल जाता है, किसको, बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलर्ट मिल जाता है और वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, गार्ड कर पाते हैं ऐसे बोरोवर से जो डिफॉल्ट करते हैं। क्योंकि अगर कोई बोरोवर डिफॉल्ट किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में चली जाएगी और फिर कोई जो दूसरा बैंक है वो उसको लोन ये सब नहीं देगा। ठीक है, सो इट इज इम्पेरेटिव, तो ये जरूरी है कि जो भी एनपीए है, जो भी रिपोर्टिंग है वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि फ्यूचर में कोई और जो बैंक है उस टाइप के डिफॉल्टर्स को या बोरोर को किसी भी टाइप का लोन प्रोवाइड ना करे। ठीक है, तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CIC, तो एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जिसके चेयरमैन थे NH सिद्दीकी। ठीक है, तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक या जो प्राइवेट बैंक है उनके लिए पता करना कि क्या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये जो वर्किंग ग्रुप है इसने रिकमेंड किया था कि हाँ CIB यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो बनना चाहिए और कमर्शियल बैंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इन्हीं के रिकमेंडेशंस के आधार पे सिबिल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC के साथ मिलकर 2001 में इसकी शुरुआत कराई थी। ठीक है, फिर बाद में सिबिल का नाम चेंज होकर ट्रांस यूनियन सिबिल रख दिया गया था। इसके अलावा 3 और कंपनीज थी जिनको परमिशन मिली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी बनने के लिए। तो अभी की बात करें तो 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इंडिया में काम करती है। फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा बेटर वे में रेगुलेट करने के लिए 2005 में एक एक्ट पास किया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था और इस एक्ट में बोला था कि एवरी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, तो जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन मतलब जो लोन देते हैं जैसे बैंक हो गया, कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, ठीक है, तो उनको कम से कम एक CIC यानी एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन का पार्ट तो बनना ही चाहिए। लेकिन बाद में इसमें और अमेंडमेंट किया गया और इसमें बोला था कि जितने भी बैंक है उनको सभी के सभी CIC का मेंबर बनना जरूरी हो जाता है। तो 2015 में ये बात की गई थी, क्योंकि शुरू में क्या हो रहा था, 4 CIC है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है अगर स्टार्टिंग में जब ये आया था तो बोला था कि हर बैंक को कम से कम एक CIC का पार्ट या मेंबर बनना जरूरी है। पर कुछ कस्टमर्स क्या कर रहे थे, बाकी के जो तो 3 CIC उनके पास उनकी रिपोर्ट ही नहीं है ना, तो इससे काफी ज्यादा इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट रिपोर्ट बन पा रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओवरकम के लिए आरबीआई ने बोला 2015 में कि सारे के सारे जो बैंक है उनको मेंबर बनना पड़ेगा, सारी की सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, और सारा डेटा उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग हिस्टोरिक डेटा, पुराना जो डेटा है पहले आपने जो भी लोन दिया सारा डेटा आपको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फीस भी रखी गई थी। वन टाइम मेंबरशिप फी जो है, अगर बैंकों को CIC यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का मेंबर बनना है तो एक टाइम मेंबरशिप फी है 10,000 रुपए और 5
10,000 रुपये आपका एनुअल फी है, मतलब वन टाइम मेंबर बनने के लिए 10,000 फी है रजिस्ट्रेशन फी, प्लस हर साल आपका जो है एनुअल फी 5,000 हर बैंकों को पे करना होता है। बैंकों को जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स है जो 25 लाख या उससे ज्यादा है, मंथली बेसिस पे उसकी रिपोर्ट भी जो है सबमिट करनी होती है। सीआईसी कंपनीज को, चारों की चारों सीआईसी को मंथली बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। चाहे आपने सूट फाइल किया नहीं किया उस बात से कोई मतलब नहीं है। ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स जो 25 लाख या उससे ज्यादा है, मंथली बेसिस पे आपको रिपोर्ट सीआईसी के साथ भेजनी होती है। चलिए, इसको लेके भी दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कितने अमाउंट से ऊपर के विलफुल डिफॉल्टर्स की रिपोर्ट बैंक लेनी होती है, तो आंसर है 25 lakhs एंड अबव। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट और आपका लास्ट हेडिंग है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। तो आरबीआई ने सेटअप किया है सीआरआईएलसी को, यानी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। इसको क्या जिम्मेदारी मिली है सीआरआईएलसी को? इसकी जिम्मेदारी है कलेक्ट करना, स्टोर करना और इंफॉर्मेशन शेयर करना क्रेडिट डेटा टू लेंडर्स। जो लेंडर्स हैं बैंक, जो भी बैंकर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो ले सकते हैं। बैंक क्या करते हैं? बैंक्स आर रिक्वायर्ड, बैंकों की जिम्मेदारी है कि जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपका एसएमए कौन कौन से कस्टमर है, वो सारी रिपोर्ट आपको सीआरआईएलसी को देनी है। कब? जब आपका कस्टमर ने फंड बेस या नॉन फंड बेस लिया है लोन और उसका अमाउंट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर लोन अमाउंट 5 करोड़ एंड अबव है तभी आपको रिपोर्ट सीआरआईएलसी को देनी है, अदरवाइज नहीं देनी। नाम से ही लग रहा है लार्ज क्रेडिट, तो लार्ज क्रेडिट की डेफिनेशन क्या है? कम से कम 5 करोड़ का अगर लोन लिया है तभी वो रिपोर्ट आपको सीआरआईएलसी को करनी है। इसको लेके भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और ऑलरेडी पूछा भी गया है कि सीआरआईएलसी को जो रिपोर्टिंग करता है बैंक, कितने अमाउंट के कस्टमर की करता है। तो फंड बेस और नॉन फंड बेस मिला के अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तभी बैंक सीआरआईएलसी को रिपोर्टिंग करता है। फंड बेस और नॉन फंड बेस लोन में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? फंड बेस जहाँ पे सच में बैंक ने पैसा दिया, ठीक है, जैसे कोई बिजनेस लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल कोई लोन हो गया। नॉन फंड बेस में पैसा तो दिया नहीं है, सिर्फ गारंटी, जैसे कोई बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट, ये आपके नॉन फंड बेस का एग्जाम्पल हो गया। इसमें कुछ एग्जामेशन भी है। जो भी क्रॉप लोन है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिए जाते हैं, उसको एग्जाम रखा गया। आपने 8 या 10 करोड़ का कोई एग्रीकल्चर क्रॉप लोन दिया तो उसकी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है। एक और बात, जो बैंक है आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक ने नाबार्ड को कोई लोन दिया, नाबार्ड से लोन लिया, सिडबी से, एक्सिम बैंक से, नेशनल हाउसिंग बैंक से, तो बैंक जो आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग भी सीआरआईएलसी को करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपरली बोरोवर के लिए, क्रॉप लोन के बोरोवर नहीं होना चाहिए। और जो इंटर बैंक है, बैंक या इंस्टीट्यूशन आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, वो रिपोर्टिंग भी आपको सीआरआईएलसी को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ आरबीआई ने एक और गाइडलाइंस दी कि ऐसे कस्टमर जिनका करंट अकाउंट का बैलेंस 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस, डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट, तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का बैलेंस है तो वो रिपोर्टिंग भी आपको सीआरआईएलसी में करनी चाहिए। तो ये चीज भी आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइंस के थ्रू बताई थी। चलिए दोस्तों, इसके साथ आपका ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। लेटर सम अप हमारा इसमें आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने 3 टाइप के रिस्क देखे थे। ऑपरेशन, मार्केट, क्रेडिट। ऑपरेशन मतलब सिस्टम फेलियर हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, तो उसकी वजह से जो बैंकों को लॉस होता है वो होता है हमारा ऑपरेशन रिस्क। मार्केट के जो फैक्टर्स है उसकी वजह से मार्केट रिस्क होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव इंपैक्ट हो जाना या एक्सचेंज रेट बढ़ जाना, ये हमारे होंगे मार्केट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब बोरोवर आपका डिफॉल्ट कर गया, ईएमआई, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्रॉपर्ली नहीं पे कर रहा, वो होगा हमारा क्रेडिट रिस्क। कौन कौन से फैक्टर क्रेडिट रिस्क को इम्पैक्ट करते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर भी है, इंटरनल फैक्टर भी। एक्सटर्नल में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ गई, एक्सचेंज रेट रिस्क कुछ बैंकों के फेवर में नहीं है, या पॉलिटिकल रिस्क है, मतलब आपकी जो कंट्री है उसकी पॉलिटिकल पार्टी बहुत अनस्टेबल है, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है। ऐसे कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आपने बहुत सारा लोन किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को दिया, किसी स्पेसिफिक एरिया को दे दिया, या जो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज होती है ऐसी जो कभी बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेट करती, कभी बहुत कम, जीरो, तो ऐसे कंपनी को बहुत सारा लोन भी बहुत रिस्की होता है। ठीक है, तो इस केस में आपको इंटरनल रिस्क हो सकता है। ये सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं रिस्क के। इसके अलावा हमने और कुछ रिस्क यहाँ पे देखे थे। कंसिडरेशन रिस्क मतलब बहुत सारा पैसा एक ही जगह पे दे देना। इंडस्ट्री रिस्क मतलब किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को ही ज्यादा पैसा देना और वो इंडस्ट्री डूबेगी तो आपका पैसा डूब जाएगा। डिफॉल्ट रिस्क, कस्टमर जो है प्रॉपरली लोन की रिपेमेंट नहीं कर पा रहा। स्प्रेड रिस्क, जो बैंकों का मार्जिन है वो कम हो जाता है। डाउनग्रेड रिस्क, जिस कंपनी का आपने बॉन्ड या शेयर खरीदा उस कंपनी की रेटिंग आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने डाउन कर दी, तो रिस्क बढ़ गया ना। ऐसी रिकवरी रिस्क, जो पैसा है वो रिकवर नहीं हो पा रहा। तो रिस्क को दूर करने के क्या क्या स्टेप्स हैं? तो 2 तरीके हैं, एक मैक्रो लेवल और एक माइक्रो लेवल। मैक्रो मतलब ओवरऑल जो बैंकों का रिस्क है उसको कम किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। ओवरऑल के लिए बैंक क्या क्या करेगा?
बैंक अपने जो लोन है उसको क्लासिफाई करेगा, टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करेगा, रिस्ट्रक्चर करेगा, कॉम्प्रोमाइज, रिकवरी, राइट ऑफ, रेक्टिफिकेशन, ये सारे ही मैक्रो लेवल के फैक्टर्स है। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे क्या करेगा, जो भी बैंकों के लोन प्रपोजल है उसका रिव्यू करेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी देखेगा, पर्सनल गारंटी, ये सब हमारे माइक्रो फैक्टर में आएंगे। अगला आपका क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बोरोवर के रिस्क के आधार पर उसको स्कोर देने का काम करती है। इसका ऑब्जेक्टिव, कोई भी लोन आपको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना है रेटिंग के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये आपको इंटरेस्ट यानी प्राइस ऑफ लोन में भी मदद करता है। इसके क्रेडिट रेटिंग से आप पता कर सकते हैं कि कितना प्रोविजन रखना है। ज्यादा खराब रेटिंग तो ज्यादा रिस्क तो अच्छा प्रोविजन भी रखना पड़ेगा। ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल रेटिंग में कुछ नाम है। इंटरनेशनल कौन सी रेटिंग है, डोमेस्टिक कौन सी है? इंटरनेशनल के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर का, तो फिच, मोडी और स्टैंडर्ड एंड पुअर। इंडिया की कौन सी है, ये नाम आप याद कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग की क्या मेथोलॉजी काम करती है, तो इसमें रिस्क के आधार पे आपको स्कोर दिया जाता है। जैसे रिस्क किस किस टाइप के हो सकते हैं, प्रमोटर का रिस्क, ठीक है, या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे भी आपका जो है रेटिंग मिल सकती है, या आपके इंडस्ट्रीज के आधार पे भी। क्रेडिट डेरिवेटिव को रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्रेडिट डेरिवेटिव एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बैंकों को क्रेडिट रिस्क से बचाते हैं। इसको आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट रिस्क हुआ, डिफॉल्ट किया, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके रिस्क से बचाएंगे, आपके लोन की रिकवरी आपको करके देंगे। दो टाइप के जो है इंडिया में ज्यादातर यूज होते हैं। पहला आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, दूसरा है आपका क्रेडिट लिंक नोट। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में दो पार्टीज होगी, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। इसमें एक होगा रिस्क सेलर जो कि बैंक होगा, और एक होगा रिस्क बायर जो कि कोई भी कंपनी हो सकती, वो जो है बैंकों से प्रीमियम लेगी और बदले में अगर बैंकों को कुछ लॉस होता है तो वो पे करेगी। कस्टमर नहीं पे कर रहा, डिफॉल्ट कर गया, तो ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का बायर है वो बैंकों को पे कर देगा, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, ठीक है, इनके द्वारा। ऐसे एक है क्रेडिट लिंक नोट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है दोस्तों क्रेडिट लिंक नोट पे। क्रेडिट लिंक नोट में क्या होता है कि बैंकों का जो रिस्क है वो एक कंपनी के द्वारा खरीदा जाता है जिसको बायर बोल सकते हैं। वो होगी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी, और वो क्या करेगी, इन्वेस्टर से पैसा ले लेगी और उस पैसे को अच्छी क्वालिटी का सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगी। वहां से जो रिटर्न सब मिलेगा वो क्या करेगी, इन्वेस्टर्स को बांटेगी। और जब मेच्योरिटी टाइम आएगा, लोन का मेच्योरिटी आएगा, उस टाइम पे ये देखेगी कि डिफॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो ये क्या करेगी, जो इसने सिक्योरिटी खरीदी थी उसको बेच देगी और वो पैसा इन्वेस्टर्स में बांट देगी। तो इस तरह से ये काम करती है। और अगर मान लीजिए डिफॉल्ट हो गया तो उस केस में सिक्योरिटी बेच के जो पैसा मिला वो इन्वेस्टर्स को ना देके वो बैंक को देगी। देखिए, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हो गया लोन में, सो दीज सिक्योरिटीज आर यूज टू पे टू द रिस्क सेलर। तो जो बैंक है, बैंक के लोन को रिपे किया जाएगा, इसमें इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं मिलेगा। ये काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डूब भी सकता है अगर कस्टमर डिफॉल्ट हुआ, तो इसीलिए इसमें अच्छा खासा रिटर्न भी पे किया जाता है। आरबीआई का मानना है कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ये बैंकों को काफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए जितना स्लो ग्रोथ हो तो वो चलेगा। ऐसा नहीं कि आरबीआई इसके लिए बहुत कुछ कर रहा है। आरबीआई को मालूम है कि डेरिवेटिव बैंकों को नुकसान से बचाते तो है, पर साथ साथ ये बहुत ज्यादा डिजास्टर भी साबित हो सकते हैं, जो कि आपके वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि ये मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन के वेपन के तौर पे काम करते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, क्रेडिट रिस्क को मैनेज के लिए आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दी है? सो आरबीआई ने बैंकों को कुछ गाइडलाइंस दिए ताकि बैंक अपने क्रेडिट रिस्क को कम कर सके, ठीक है। तो इसमें आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि आप अपना इंडिपेंडेंट क्रेडिट अप्रेजल कीजिए। क्रेडिट अप्रेजल में ये चेक किया जाता है कि लोन देना है नहीं देना, किस क्वालिटी का ये लोन है, तो वो आप खुद से कीजिए। आप कोई आउटसाइड या आउटसाइड कंसल्टेंट के भरोसे पूरा मत रहिए। अगर आउटसाइड का आप सहारा ले रहे हो तो खुद भी एक बार उसका रिव्यू कर लीजिए। सिनेरियो एनालिसिस भी बैंकों को करनी चाहिए ताकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हो गए या महंगे हो गए तो उसमें क्या किया जाएगा, ठीक है। और जो आपके लेंडर्स उनको देखना है कि जो पैसा प्रमोटर ला रहा है कहीं वो बहुत ज्यादा लोन लेके तो नहीं ला रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। जब भी बैंक किसी कंपनी को लोन दे रहा है तो डिन नंबर चेक करे कि ये जो डायरेक्टर है जिसको डिन नंबर दिया गया है कि कहीं वो फुल डिफॉल्टर तो नहीं है। बैंक ये भी चेक करेगा कि जो लोन का पैसा है उससे कस्टमर डाइवर्जन या सिफोनिंग तो नहीं कर रहा। डाइवर्जन सिफोनिंग में डिफरेंस हमने देखा था। डाइवर्जन में क्या होता है कि बिजनेस पर्पज के लिए लोन दिया है, जैसे मान लीजिए मशीन खरीदना, कस्टमर ने मशीन ना खरीद के रॉ मेटेरियल खरीद लिया, लगा बिजनेस में पर किसी और काम के लिए, बिजनेस के किसी और काम के लिए। सिफोनिंग में बिल्कुल ही मतलब लोन के पैसे का बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं, किसी पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च हो जाता है। बिल्कुल ही इसमें काफी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है सिफोनिंग में, ठीक है। तो ये सब चीजें बैंक चेक करता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी टाइम टू टाइम स्टेप ले ताकि असेट क्वालिटी को टाइमली डिटेक्ट कर सके और जो रिकवरी है टाइमली शुरू कर सके। सीआरआईएलसी का भी सहारा ले सकते हैं, जहाँ पे 5 करोड़ या उससे ज्यादा के बोरोवर है ना,
तो आप CRILC रिपोर्ट भी चेक कीजिए अगर आप हाई अमाउंट का लोन दे रहे हैं, तो इससे क्या आपको पता लग जाएगा कि इस बोरोवर ने तो किसी और बैंक से ऑलरेडी लोन लिया हुआ है। अगला क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो CIC जो है ये बैंकों को मदद करती है लोन को कोई भी बैड लोन देने कोई भी बैड कस्टमर या आपके NPA कस्टमर को फ्रेश लोन देने से। तो CIC की शुरुआत कब हुई? तो NS सिद्दीकी को एक रिपोर्ट सबमिट करने को बोला था। इन्होंने बोला कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो बनना चाहिए। फिर इसको ध्यान में रखते हुए SBI और HDFC ने 2001 में सिविल बनाया। बाद में इसका नाम चेंज करके ट्रांस यूनियन सिविल रखा। 3 और सिविल टाइप की यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज बनाई गई। एज ऑन डे टोटल 4 CIC है। तो जब बना था 2005 में, तब बोला गया था कि हर बैंकों का एटलीस्ट एक CIC का मेंबर बनना पड़ेगा। पर उससे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छी तरह से जो कस्टमर है वो समझ में नहीं आ रहे थे कि कितनों ने कहाँ से डिफॉल्ट किया। तो इसलिए 2015 में RBI ने बैंकों को बोला कि सभी बैंकों को सभी CIC का मेंबर बनना पड़ेगा, चारों का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबरशिप फी जो है 10,000 वन टाइम है और हर साल का जो फी है वो 5,000 इसमें लगेगा। और बैंकों को ये भी बोला गया कि जो भी आपके विलफुल डिफॉल्टर्स है उसकी रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। 25 लाख या उससे ऊपर के जो भी विलफुल डिफॉल्टर है वो रिपोर्ट भी आपको चारों CIC को देनी पड़ेगी। लास्ट टॉपिक था CRILC, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। जो बड़े अमाउंट के लोन है 5 करोड़ एंड अबव, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है CRILC को बैंक करता है। ठीक है, एक चीज ये है। और जो क्रॉप लोन है उसकी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर बैंक आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, या जैसे नाबार्ड से लोन ले रहा है, सिडबी से, तो वो सब रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। RBI ने बैंकों को ये भी गाइडलाइंस दी थी कि 1 करोड़ या उससे ऊपर के करंट अकाउंट वाले जो कस्टमर है, चाहे 1 करोड़ या उससे ऊपर का बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट हो, तो वो रिपोर्टिंग भी CRILC में बैंकों को करनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों लेटर सम अप हमारा आ चुका है। अब हम देखेंगे चेक योर प्रोग्रेस। हाउ मेनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज परमिटेड बाय RBI? तो RBI ने कितनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को परमिशन दी थी? सो इसका आंसर है डी। ये हमने अभी देखा था ना, 4 CIC को, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेडिट रिस्क। ठीक है, पहला अनविलिंगनेस ऑफ कस्टमर टू मीट हिज कमिटमेंट। तो कस्टमर अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, तो ये आपका क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। इनएबिलिटी ऑफ कस्टमर टू रिम्बर्स द बैंक। अगर मान लीजिए गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट है, कस्टमर जो है बैंक को रिम्बर्समेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो इस केस में भी क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। या फिर जो कस्टमर है उसने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बैंक को लेकर बैंक से कमिटमेंट किया था, उसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो ये सारे ही क्रेडिट रिस्क है। लॉस टू द बैंक ड्यू टू फ्रॉड। फ्रॉड एक जो है आपका ऑपरेशन रिस्क है दोस्तों। कोई फ्रॉड हो जाता है तो ये ऑपरेशन रिस्क है, ये क्रेडिट रिस्क नहीं होगा। तीनों के तीनों आपके क्रेडिट रिस्क है। तो विच इज नॉट, तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क। तो ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके क्रेडिट रिस्क को इम्पैक्ट करते हैं? तो एक्सटर्नल में आपकी हो जाएगी गवर्नमेंट पॉलिसी, ये आपका करेक्ट आंसर है। पॉलिटिकल कोई फैक्टर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, ठीक है, एक्सचेंज रेट रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट, तो ये सारे ही आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे। सो थर्ड का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। फॉल्ट हो गया लोन में, रिपेमेंट का कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, या कंसंट्रेशन की लोन में, या रिकवरी मैकेनिज्म खराब है, ये सारे आपके इंटरनल फैक्टर है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीनों इंटरनल फैक्टर है और सिर्फ जो पहला है ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल फैक्टर। इसमें से कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है? इंटरनल में हमने देखा था कि जो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज है, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को आपने बहुत सारा लोन दे दिया, ये इंटरनल फैक्टर है। जो आपका क्रेडिट अप्रेजल है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या जो मॉनिटरिंग है वो आप अच्छी तरह से नहीं कर रहे, ये भी आपका इंटरनल फैक्टर ही है। जो आपकी लोन पॉलिसी है उसमें कुछ कमी है, ये तीनों ही इंटरनल फैक्टर्स है। ये है प्रोटेक्टिव पॉलिसी ऑफ अदर कंट्री। तो जब दूसरी कंट्री ऐसी पॉलिसी बनाती है जो उनको प्रोटेक्ट करे पर बाकियों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है दोस्तों, वो इंटरनल नहीं है। तो विच इज नॉट इंटरनल, आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है। प्रोटेक्टिव जो पॉलिसी होती है ना अदर कंट्रीज की, तो इसमें बाकी कंट्रीज, उनके बैंक, उनके जो सेंट्रल बैंक है वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो उनके फेवर में है, दूसरी जो कंट्रीज है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो लेवल एक्शन। तो रिस्क को कम करने के लिए हम माइक्रो और मैक्रो दो तरह से एक्शन लेते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है कि जो ओवरऑल आपका रिस्क है, जो आपका ओवरऑल एक्सपोजर है, सभी को एक साथ कंट्रोल किया जाता है। माइक्रो में क्या होता है कि इंडिविजुअल लोन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मैक्रो नहीं है? पहला है पीरियडिकली रिव्यू ऑफ एक्सपोजर फॉर सिंगल या ग्रुप बोरोवर के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो ये भी आपका ओवरऑल रिस्क के हिसाब से है, तो ये होगा आपका मैक्रो। इंप्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड, क्रेडिट प्रपोजल का जो आपका अप्रेजल स्टैंडर्ड है ये आपका माइक्रो हो जाएगा, तो ये मैक्रो नहीं है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। जो आपके नॉर्म्स है उसका रिव्यू करना, ये भी मैक्रो ही होगा। रिव्यू ऑफ टोटल क्रेडिट एक्सपोजर, तो ये भी आपका मैक्रो ही होगा। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी। सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो। इसमें से कौन सा माइक्रो नहीं है?
सो माइक्रो जो फैक्टर है उसमें हम इंडिविजुअल लोन के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो इम्प्रूविंग सैंक्शन एंड डिलीवरी, डिलीवरी और सैंक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करना, कोलेटरल सिक्योरिटी को लेना, जो भी आपका प्रपोजल है, इंडिविजुअल प्रपोजल है, तो उसको रिव्यू करना। तो ये तीनों ही आपके माइक्रो के एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रेडिक्ट रिव्यू ऑफ एक्सपोजर लिमिट्स, तो जो आपका लिमिट आपने बनाई है बिजनेस या इंडस्ट्रीज को लेके, तो ये आपका मैक्रो फैक्टर है दोस्तों, ये मैक्रो है। तो विच इज नॉट माइक्रो, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सादा क्वेश्चन देखेंगे, which of the following statement is not true regarding credit derivative products? क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स उनको बोला जाता है जो बैंकों को क्रेडिट रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने चैप्टर में देखा था ना, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट लिंक नोट, ये दो हमने एग्जांपल देखे थे। तो क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक तरह से आप इसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू हेज क्रेडिट रिस्क, हेज होता है सेफ फ्रॉम लॉस, कोई भी जो लॉस है लॉस से ही बचाता है हमें, ये बात बिल्कुल सही है। द प्रोटेक्शन बायर इज द लेंडिंग बैंक, तो बायर कौन है, खरीदेगा कौन इस प्रोडक्ट को, ये बैंक होगा जो इस प्रोडक्ट को खरीदता है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को खरीदने का काम कौन करेगा, बैंक करेगा। क्यों, क्योंकि बैंकों को ही क्रेडिट रिस्क फेस करना पड़ता है। सेलर कैन बी अनदर बैंक और एनी अदर, तो सेलर बेचने वाला कौन है प्रोडक्ट, ये कोई दूसरा बैंक हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट बेचती होगी, तो सेलर कोई भी हो सकता है। लास्ट है द क्रेडिट असेट इज ट्रांसफर, तो इस केस में क्या आपका असेट यानी आपका लोन ट्रांसफर होता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसमें कोई भी लोन ट्रांसफर नहीं होता, लोन तो बैंकों का ही है, सिर्फ जो उसका रिस्क है रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, लोन यानी आपका जो क्रेडिट असेट है वो ट्रांसफर नहीं होता। तो इसीलिए जो चौथा स्टेटमेंट है दोस्तों वो हो जाएगा नॉट ट्रू, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अगला है क्रेडिट रेटिंग इज अ सिस्टम ऑफ, सो क्रेडिट रेटिंग क्या है, इससे आप क्या करते हैं, तो इससे क्या रिस्क को मेजर करते हैं, यस रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं, मिटिगेट यानी कम कर सकते हैं, या माइग्रेट कर सकते हैं कहीं और सेंड कर सकते हैं, या क्रेडिट अप्रेजल। दोस्तों ये रिस्क को मेजर करने के काम आता है, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आप रिस्क को सिर्फ मेजर कर सकते हैं कि इतना रिस्क है और उस हिसाब से आप अपने स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मिटिगेट के लिए या बाकी चीज के लिए यूज नहीं होता, ये सिर्फ आपके रिस्क को मेजर करने के काम आता है। 9th क्वेश्चन है, इंटरनल रेटिंग का क्या मतलब है, रेटिंग द प्रोजेक्ट, रेटिंग द प्रमोटर, रेटिंग द रिस्क फॉर इंटरनल यूज, रेटिंग बोरोवर। यस, इंटरनल रेटिंग में क्या होता है कि जो बोरोवर है और जो उसको आप लोन दे रहे हैं, जो फैसिलिटी दे रहे हैं, चाहे वर्किंग कैपिटल हो टर्म लोन हो, उसकी हम रेटिंग देते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेटिंग में बैंक क्या करता है, अपने बोरोवर को रेटिंग देता है और जो फैसिलिटी है उसको रेटिंग देने का काम करता है। तो 9th का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी। 10th क्वेश्चन देखेंगे, फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग, अगर बैंकों को एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग चाहिए तो बैंक किस पे डिपेंड होता है, रेटिंग एजेंसी पे, जो बैंकों के एक्सपीरियंस स्टाफ है, कंसल्टेंट पे। तो यस, जो रेटिंग एजेंसीज होती है जैसे सिबिल हो गया और भी कई सारे रेटिंग एजेंसीज है, तो उन पे बैंकों को डिपेंड होना पड़ता है। तो 10th का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। लास्ट है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, किसके द्वारा सेट किया था, स्टार्टिंग में जब ये बना था CRILC, तो किसने इसको सेटअप किया था, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी RBI ने, ठीक है। ये RBI के द्वारा सेटअप किया है, जॉइंटली बाय SBI एंड ICICI जो लिखा हुआ है ना, ऐसा तो कुछ था नहीं, SBI और HDFC ने मिलकर 2000 जो है आपका सिबिल की शुरुआत की थी 2001 के आसपास में ना, ठीक है। तो प्राइवेट और SBI, तो जो आपका CRILC है इसको RBI ने सेटअप किया है। RBI का पर्पस था कि जो लार्ज क्रेडिट है यानी 5 करोड़ या अबव, तो उसकी रिपोर्टिंग बैंक जो है CRILC को करे, और ऐसे करंट अकाउंट जिनका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस 1 करोड़ या उससे ऊपर है, तो उनकी रिपोर्टिंग भी यहाँ पे करनी चाहिए, CRILC में करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, इसके साथ ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।